हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स फ्रेंड। दोस्तों, सिविल्स फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीएसआर पेपर 1 जो अभी अभी हुआ है यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस 2024 का, उसका टोटल और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस डिटेल में करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे थ्रू द एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड that what is the current trend, what is the pattern, what is the demand of UPSC, and in what direction UPSC is trying to go, and in what direction UPSC is trying you to prepare the PSR for UPSC examination, because this is very important. We are preparing, we are putting our efforts into it, we are putting our hours into it, energy into it, and total involvement into it. But what goes wrong most of the time is the direction of our preparation. बिकॉज कहीं ना कहीं प्रिपरेशन हम बहुत करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन है वो हमें समझ में नहीं आती कि किस डायरेक्शन में यूपीएससी जा रहा है, और इसका डीप एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मैंने ऑलरेडी 2013 से लेकर 23 तक का एनालिसिस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वो किया है, और उसके थ्रू कहीं ना कहीं मैंने ये समझाने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से डिकोड करके आइडेंटिफाई करके क्या रिपीटेटिव थीम्स है ये समझे और उस हिसाब से हम प्रिपेयर करें, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन अदरवाइज हैफेजर्ड हो जाती है अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं किया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीएसआर ऑप्शनल के साथ यूपीएससी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ये बहुत ही जरूरी है कि बिफोर यू इवन स्टार्ट रीडिंग सिंगल पेज फॉर दिस प्रिपरेशन, you must definitely first analyze and understand the trend and pattern of previous year questions right from the 2013 to 2024। आज की इस वीडियो में 2024 का जो पेपर है वो एनालाइज करते हैं और उसी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यूपीएससी पूछना चाह रहा है। अगर मैं अपना ओवरऑल एनालिसिस बताऊं कुछ दो लाइंस में, तो ओवरऑल मैक्सिमम क्वेश्चंस, मोर देन 90% क्वेश्चंस आर रिपीटेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। थीम्स तो रिपीट हुई है, कॉन्टेक्स्ट थोड़े बहुत मॉडिफाई होके डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूपीएससी ने वही चीजें पूछने की कोशिश की है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई चीज रिपीट हुई है तो वो है यूपीएससी का जो माइंडसेट है वो रिपीट हुआ है। यूपीएससी अगेन एंड अगेन सिंस पास्ट फ्यू इयर्स is trying to tell us that we are not interested in much of the theoretical portion, we are more interested in the application oriented preparation of PSR। क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट नहीं है लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। क्वेश्चन सिंपल है, सिंपल उन लोगों के लिए है जो क्वेश्चन को सही से डिकोड कर पाएंगे, क्वेश्चन को सही से ब्रेक डाउन कर पाएंगे, और टफ उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस को समझ नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए ये टफ हो सकता है। इसीलिए प्योरली सिर्फ थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस करने से अच्छा है कि हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रिपरेशन करें। पीएसआर पेपर 1 का जो सेक्शन ए है उसमें पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, और पीएसआर पेपर 1 का जो सेक्शन बी है उसमें आईजीपी के क्वेश्चंस आते हैं। तो पीएसआर पेपर 1 सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि कंपलसरी होता है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, जिसमें 5 सब क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन ए, बी, सी, डी, ई। क्वेश्चन ए है कमेंट। कमेंट करना है हमें बिहेवियरल अप्रोच टू दी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का बिहेवियरल अप्रोच। मैंने अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो एनालिसिस वीडियो डाला था पीवाईक्यू का, पॉलिटिकल थ्योरी का, उसमें भी मैंने ये बताया था कि बिहेवियरल अप्रोच और मेजरली जो अप्रोचेस है उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिहेवियरल अप्रोच के ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं बिहेवियरल अप्रोच का सिग्निफिकेंस 2011 में यूपीएससी ने पूछा है, और बिहेवियरल अप्रोच का जो इंपॉर्टेंस है वो 2021 में क्वेश्चन पूछा है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर किए होंगे प्रैक्टिस, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिहेवियरल अप्रोच इन दी पॉलिटिकल साइंस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 बी जो है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, इस पर कमेंट करना है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एग्जैक्ट क्वेश्चन कमेंट ऑन द प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट 2019 में पूछा जा चुका है, और आप अभी भी मेरा जो पॉलिटिकल थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस वाला वीडियो है उसको आप जाके देखिए। वहां पर भी मैंने ये कहा, वहां पर भी मैंने ये बताया था कि कहीं ना कहीं इस साल या अगले साल प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट इसके ऊपर आने की संभावना है, क्वेश्चंस आने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैलेंजेस टू द सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट, इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो डिस्कस किया था, तो आप जाके देख सकते हो, मैंने ये प्रेडिक्ट भी किया था। तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, लॉक्स व्यू ऑन द रिवॉल्यूशन,
अब दिखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि लॉक्स व्यू ऑन रिवॉल्यूशन ये हमने थोड़ा सा कभी देखा नहीं था। हमने अरिस्टोटल्स व्यूज ऑन द रिवॉल्यूशन, हमने कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन इन परमानेंस मार्क्सिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देखा, हमने रिवॉल्यूशन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखा, लेकिन कहीं ना कहीं लॉक्स व्यू ऑन द रिवॉल्यूशन ये कभी हमने डायरेक्टली नहीं देखा। लेकिन मैंने हमेशा ही बताया है कि कोई भी चीज डायरेक्टली आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, कुछ कुछ चीजों के लिए आपको खुद इंटरप्रेट करना पड़ेगा, खुद कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे लॉक्स व्यू ऑन द रिवॉल्यूशन, तो लॉक्स व्यू ऑन द रिवॉल्यूशन इज अबाउट बेसिकली लॉक्स की जो ह्यूमन राइट्स की थ्योरी है उसको लेके ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन और जो थीम है वो नई नहीं है, बस यहां पर हमारा इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हो जॉन लॉक की जो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स है, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स में जॉन लॉक ने यह बताया था कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होगी कि वो नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अगर गवर्नमेंट नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता है तो गवर्नमेंट को हटाने का, रिवॉल्यूशन लाने का जो राइट है, राइट टू रिवॉल्यूशन, ये भी एक नेचुरल राइट है ह्यूमन राइट्स के अंदर, ये उन्होंने कहा था। सो कहीं ना कहीं नेचुरल राइट्स थ्योरी में राइट्स को प्रोटेक्ट करने का और गारंटी देने का जो स्टेट की जो जिम्मेदारी है, वो अगर स्टेट उसमें फुलफिल नहीं कर पाता है या फेल होता है तो उसके अगेंस्ट रिवॉल्यूशन करने का राइट, ये भी एक इंपॉर्टेंट राइट जॉन लॉक ने नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स में बताया था। तो कहीं ना कहीं नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स को ही यहां पर लिखना है। लॉक्स के व्यूज ऑन द रिवॉल्यूशन इज नॉट समथिंग वेरी डिफरेंट देन लॉक्स व्यूज ऑन द नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी बेसिकली हमारा कॉमन और कोर टॉपिक है, लेकिन इसमें हम कहेंगे कि इसका तो हमारे पास डायरेक्ट कंटेंट अवेलेबल नहीं है। देखो, हर चीज का डायरेक्ट कंटेंट अवेलेबल नहीं हो सकता है। इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू इंटरप्रेट, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज क्वेश्चन ट्राइंग टू आस्क। फाइन, तो इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, लॉक्स व्यू ऑन द रिवॉल्यूशन। ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में उन्होंने पूछा है नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स को, लॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म। अब डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म ये भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। वैसे क्वेश्चन सिंपल है, लिबरलिज्म राइज कैसे हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ और कैसे डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म ये थोड़ा सा काउंटर इंटेटिव क्वेश्चन है। जिस तरीके से डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ये क्वेश्चन है, हमेशा डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्वेश्चन पूछ के यूपीएससी हमसे जानने की कोशिश करता है कि हमारा उसमें क्या व्यूज है, हम किस तरीके का स्टैंड लेता है। कमेंट में तो हमें मोस्टली अपना स्टैंड लेना होता है, तो हम किस तरीके का स्टैंड लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये जस्टिफाई नहीं करना है कि यस देयर इज एग्जैक्टली अ डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म। हमें डिक्लाइन के रीजंस और फैक्टर्स दिखाने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रिलेवेंस आज भी है, ये भी हमें एट द एंड बताना होता है। तो इस क्वेश्चन में पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लिबरलिज्म एज अ रिवॉल्यूशनरी आइडिया 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, लिबरलिज्म एज अ रिवॉल्यूशनरी आइडिया। अब उन्होंने लिबरलिज्म का डिक्लाइन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। अब जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म के डिक्लाइन होने के क्या फैक्टर्स है। एक तो राइज ऑफ पॉपुलिज्म और नेशनलिज्म, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्योंकि लिबरलिज्म लिबरल आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के बाद ही, जो न्यू लिबरल आइडियाज है उन्हें इंप्लीमेंट करने के बाद ही जो इनइक्वालिटी है ग्लोबल लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो उस वजह से लिबरलिज्म की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं उसको चैलेंज आया है। मार्क्स, खास करके मार्क्सिस्ट जो है वो उसको चैलेंज करते हैं, जैसे कि थॉमस पिकेटी, ही चैलेंजेस द लिबरलिज्म, द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, एंड मेनी अदर स्कॉलर्स, प्रोमिनेंट स्कॉलर्स, स्पेसिफिकली मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स, दे चैलेंज द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म in the today's context, and they argue that liberalism as an ideology has failed for this reason, like economic inequality. करेक्ट, उसी हिसाब से चैलेंजेस फ्रॉम द न्यू आइडियोलॉजीज, लिबरलिज्म को चैलेंजेस आए हैं, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक टेररिज्म, इस तरीके के जो चैलेंजेस आए हैं वो लिबरलिज्म को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक डेफिसिट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है जो ग्लोबल गवर्नेंस में आया है, तो वो भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म है। लेकिन ये सब फैक्टर डिस्कस करने के बाद कहीं ना कहीं हमको वहां पर ये बताना है कि ये डिक्लाइन नहीं हुआ है, आज भी रिलेवेंट है, और उसका रिलेवेंस हमें कंक्लूजन में जाते जाते बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है और इसका कहीं भी रेडीमेड कंटेंट आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, खुद आपको कंटेंट क्रिएशन पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो कि मैं सब कुछ बुक में से पढ़ूंगा और उसके हिसाब से जो मुझे आएगा वह वही आंसर लिखूंगा, तो कहीं ना कहीं अभी आने वाले समय में आपको प्रिपेयर करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन जो है, अभी आगे और भी क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन जो है वो मेनली एप्लीकेशन ओरिएंटेड पूछे जा रहे हैं। तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना, क्वेश्चन का डिकोड सही से कर पाना, क्वेश्चन की डिमांड समझ पाना, और उसके बाद खुद का नॉलेज अप्लाई करके एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करके लिखना, तभी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
यही इस पेपर के थ्रू, यही इस एनालिसिस के थ्रू मुझे आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंकेज बिटवीन पावर एंड हेजेमोनी। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो क्वेश्चन रिपीटेड है, आप देख सकते हो यहां पर वो रिपीट हो चुका है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये डायरेक्ट सिलेबस के पॉइंट्स है। पावर, हेजेमोनी, आइडियोलॉजी, लेजिटिमेसी, अथॉरिटी, ये सब हमारा डायरेक्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस है। यहां पर आप देख लो, पावर और अथॉरिटी के ऊपर यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा है, पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी के ऊपर फिर 2018 में पूछा है, और फिर लेजिटिमेसी और हेजेमोनी, लेजिटिमेसी और हेजेमोनी के ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो पावर एंड अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी एंड हेजेमोनी, पावर एंड अथॉरिटी, तो उन्हीं सब कंसेप्ट्स को घुमा फिरा के यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है, इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछ रहा है, पावर एंड हेजेमोनी। फाइन, एल्यूसिडेट, अब ये 20 मार्कर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर एल्यूसिडेट द मीनिंग इनहेरेंट इन द टर्म पॉलिटिकल इन विथ एप्रोप्रिएट इलिस्ट्रेशन। पॉलिटिकल ये जो टर्म है, inherently it is more about power and authority, management of power and authority, public sphere, deliberation, conflict and consensus, decision making, ये सभी चीजें पॉलिटिकल के अंदर आती है। तो पॉलिटिकल ये जो टर्म है बेसिकली काफी ब्रॉड बेस्ड टर्म है, इस वजह से ये क्वेश्चन काफी ओपन एंडेड है। इसमें आप डेलिब्रेशन की बात कर सकते हो, इसमें आप पावर स्ट्रक्चर की बात कर सकते हो, इसमें आप डिफरेंट आइडियाज़ की बात कर सकते हो, जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है, डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वालिटी, इन सब की आप बात कर सकते हो। फाइन, ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, ओपन एंडेड है और एप्लीकेशन ओरिएंटेड, पर एप्रोप्रिएट इलिस्ट्रेशंस देने के लिए बोला है, और इस वजह से ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्क्सिज्म इज अ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ एक्शन डिमांडिंग स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस विथ इट्स कोर प्रिंसिपल्स, कमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ मार्क्सिज्म दिखता है और अगर आपने सिर्फ मार्क्सिज्म के बारे में लिखा तो क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपने समझा नहीं और डिमांड आपने एड्रेस नहीं की। यहां पर सिर्फ मार्क्सिज्म नहीं, मार्क्सिज्म हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है, और टॉपिक रिपीट होता है, बहुत सारे टॉपिक्स रिपीट होते हैं, हर बार मार्क्सिज्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा, अगली बार आएगा और अगली बार आएगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदलेगा, कॉन्टेक्स्ट बदलेगा। और कॉन्टेक्स्ट जरूरी नहीं है कि कभी मार्क्सिज्म एज ए रिवोल्यूशनरी आइडिया आए, कुछ भी आए, सो जरूरी नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट हमें पता हो, कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हमें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है और अगर हम अपना नॉलेज यूज करके एप्लीकेशन ओरिएंटेड आंसर लिख सकते हैं तो हम सही से डिकोड भी कर सकते। यहां पर देखो, थ्योरी ऑफ एक्शन एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, और सेकंड कॉम्प्लायंस विद इट्स कोर प्रिंसिपल्स। अब मार्क्सिज्म के कोर प्रिंसिपल्स क्या है, मार्क्सिज्म के कोर प्रिंसिपल्स क्या है, यहां पर अगर हम कोर प्रिंसिपल्स देखें तो क्रिटिक टू कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म इज इनहेरेंटली बेसिकली इट इमर्ज्ड एज अ क्रिटिक टू द कैपिटलिज्म, दैट इज वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स। क्लास स्ट्रक्चर, क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रक्चर में सुपर स्ट्रक्चर बेस, यही सब डिस्कशन होता है और उसी का एनालिसिस होता है। तो आप थ्रू आउट द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी देखोगे तो मार्क्सिस्ट के आइडियोलॉजी में कभी भी आप देखोगे तो मेनली क्रिटिक्स ऑफ कैपिटलिज्म होगा, क्लास स्ट्रगल की बात होगी, क्लास स्ट्रक्चर की बात होगी। जहां भी मार्क्स आएगा कैपिटलिज्म को क्रिटिक्स करेगा, क्लास स्ट्रगल। सो दिस इज देयर कोर प्रिंसिपल, जिसको वो हमेशा ही स्ट्रिक्ट कॉम्प्लाई करते हैं। उनका कभी भी एनालिसिस देखोगे, मार्क्सिज्म का जो भी एनालिसिस होगा उसमें ये दो तीन चीजें जो कोर प्रिंसिपल्स है वो हमेशा ही रहेगी। तो इस वजह से यहां पर क्वेश्चन को डिकोड सही से करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एक बार ये समझ लिया कि कॉम्प्लायंस विद इट्स कोर प्रिंसिपल, तो कोर प्रिंसिपल्स हमें पता है क्या है, उसके बेसिस पर आप आंसर लिख सकते हो। और सेकंडली थ्योरी ऑफ एक्शन। अब मार्क्सिज्म को थ्योरी ऑफ एक्शन क्यों कहते हैं, मार्क्सिज्म क्या करने की कोशिश कर रहा है, जो वर्किंग क्लास है उनमें एक क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो यूनाइट हो और यूनाइटेड एक्शन ले रिवॉल्यूशन करे। और रिवॉल्यूशन मतलब इट इज नॉट जस्ट अ थ्योरेटिकल आइडियोलॉजी, इट मोटिवेट्स, इट इंस्पायर वन पर्टिकुलर क्लास टू टेक एक्शन विच इज रिवॉल्यूशन। इसका जो एंड है वो कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन पे आके रुकता है। तो इस वजह से ये एक थ्योरी ऑफ एक्शन है, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर एंड रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स, लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वालिटी इस टॉपिक के मेनली जो यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन पूछे हैं वो ज्यादातर मोस्टली एप्लीकेशन ओरिएंटेड ही क्वेश्चन पूछे हैं। उन्होंने डायरेक्ट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या फिर इक्वालिटी इस कंसेप्ट को डायरेक्ट नहीं पूछा है, उन्होंने कहीं ना कहीं लिंक करके एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में भी अगर हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो मेन टॉपिक है वो इक्वालिटी है, मेन टॉपिक इस क्वेश्चन का है इक्वालिटी, लेकिन इन्होंने इस चीज को एप्लीकेशन ओरिएंटेड पूछा है। नेचर और रिलेशनशिप जो है बिटवीन इक्वालिटी
ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। जो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप है, मतलब सबसे पहले हमें डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप क्या है वो बतानी पड़ेगी। उसके बाद किस तरीके से इकोनॉमिक इक्वालिटी और इनइक्वालिटी इस चीज़ों को अफेक्ट करती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है थीम समझना। थीम क्या है, कहीं ना कहीं रिलेशन बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी। और इसी थीम के ऊपर पहले भी यूपीएससी 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, 2 से 3 बार शायद यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इक्वालिटी और लिबर्टी को कनेक्ट किया है। इस क्वेश्चन में भी इक्वालिटी और लिबर्टी को कनेक्ट किया है। देखते हैं किस तरीके से। देखो, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की बात की है। डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप क्या होता है? डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप मतलब दैट इज बेस्ड ऑन दी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, मतलब इंडिया में सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है, तो इंडिया में डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप है। लेकिन अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम टू परस्यू वंस ओन लाइफ चॉइसेस। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब है कि फ्रीडम टू परस्यू वंस ओन लाइफ चॉइसेस, मतलब हम अपने लाइफ चॉइसेस के हिसाब से अपनी लाइफ जी सके, इसका मतलब होता है लिबर्टी। लेकिन क्या लिबर्टी सच में होती है सभी को? नहीं। कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के वजह से नॉट एवरीवन इज एक्चुअली एबल टू एंजॉय द लिबर्टी, एंड दैट्स एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट और एंड डिस्टॉर्ट दी पॉलिटिकल इक्वालिटी। जो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप है, जो कहीं ना कहीं बेस्ड है ऑन द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, तो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप तो देता है, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के वजह से एवरीवन इज नॉट एबल टू एंजॉय द लिबर्टी, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स इन अ ट्रू सेंस। एंड दैट्स व्हाई जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो बात कही थी, यहां पर हम लिंक कर सकते हैं कि देयर इज कैन नॉट बी अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इस वजह से इसमें आप कनेक्ट भी कर सकते हो, इसमें आप एग्जांपल्स कनेक्ट कर सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी पर फोकस नहीं करता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली प्रियम्बल जो है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल तीनों तरीके के जस्टिस और इक्वालिटी की बात करता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन यहां पर लिंकेज बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी ये मेन थीम है, और यहां पर क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर थीम पर पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इक्वालिटी और लिबर्टी के बीच रिलेशन क्या है। एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स कॉस्ट इक्वालिटी ऑफ पावर, एंड इक्वालिटी ऑफ पावर इज लिबर्टी। तो कहीं ना कहीं पावर को सेंटर में रख के इक्वालिटी को पावर के साथ और पावर को लिबर्टी के साथ कनेक्ट किया है। इन द सिमिलर वे जो आज का क्वेश्चन है, जो आज पूछा गया क्वेश्चन है, उसको भी इक्वालिटी जो है, इकोनॉमिक इक्वालिटी को कहीं ना कहीं कनेक्ट किया है डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के साथ और सिटीजन्स की लिबर्टी के साथ। फाइन। उसी के साथ साथ लिबर्टी एज अ प्री कंडीशन ऑफ इक्वालिटी, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो यहां पर भी हमें कहीं ना कहीं लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच रिलेशन जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए पूछा गया था। तो 2 बार यूपीएससी ने सेम थीम के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा है, और इससे हमें पता चलता है कि यूपीएससी इक्वालिटी के ऊपर या फिर कहीं ना कहीं टॉपिक्स के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। यूपीएससी कहीं ना कहीं 2 आइडियाज को, और खास करके इक्वालिटी और लिबर्टी ये सेम ही टॉपिक में है, और उन दोनों का डिस्कशन हमेशा साथ में ही होता है। तो यूपीएससी हमेशा, तो इस वजह से यूपीएससी कोशिश कर रही है कि दोनों चीजों को कहीं ना कहीं लिंक करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करे, डिफरेंट डायमेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेट ऑन द ह्यूमन राइट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगेन एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, अगर हमने सही से डिमांड को समझा, सही से डिकोड किया, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहां पर देखो, डिबेट ऑन ह्यूमन राइट्स इज कॉट बिटवीन लिमिटेशंस ऑफ बोथ यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म। तो बेसिकली जो ह्यूमन राइट्स की आइडिया है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, और इस वजह से कहीं ना कहीं डिफरेंट कल्चर के वजह से वो वेरी करता है ह्यूमन राइट्स का जो आइडिया है वो। तो कहीं ना कहीं कल्चरल रिलेटिविज्म के वजह से जो उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है वो नहीं मिल पाता। तो बेसिकली यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के चैलेंजेस हमें डिस्कस करना है, स्पेसिफिकली यूनिवर्सलिज्म एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंज एंड कल्चरल रिलेटिविज्म एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंज। और इन दोनों के ऊपर भी सेपरेटली यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है, कैन देयर बी अ यूनिवर्सल कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कैन देयर बी अ यूनिवर्सल कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 2021 में क्वेश्चन पूछा है। मतलब वेरी रिसेंटली यूपीएससी ने ह्यूमन राइट्स के यूनिवर्सलिज्म के पर्सपेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। और सेकंडली कल्चरल और मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ जो ह्यूमन राइट्स है, ये भी कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के आइडिया को चैलेंज करता है। तो ये वाला भी चैलेंज यूपीएससी ने 2012, 22 और 23, मतलब अगर आप 2021 में देखोगे तो यूनिवर्सलिज्म वाला, और 22-23 में कल्चरलिज्म वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, और 24 में दोनों को साथ में मिला के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी सीक्स टू प्रमोट डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग अबाउट पब्लिक इश्यूज अमॉन्ग द सिटीजन्स। अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस वाला पॉलिटिकल थ्योरी का वीडियो देखोगे तो उसमें भी मैंने ये कहा था कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, और इसी के ऊपर यूपीएससी और बार बार क्वेश्चन पूछता रहेगा, क्योंकि ये आने वाले समय में भी और ज्यादा रेलेवेंट बनता जा रहा है। इस क्वेश्चन में मेनली जो हैबरमास है उसकी जो आइडियाज है, पब्लिक स्पेयर,
रीजन डिबेट, कंसेंसस, डिसीजन मेकिंग, रैशनल डिसीजन मेकिंग, इन सब चीज़ों पर इस क्वेश्चन में हमें फोकस करना है। फाइन, तो यहां पर देखो यूपीएससी ने ऑलरेडी डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा है, 2019, 14, 17, 15, 21, 4-5 बार यूपीएससी ने डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। और क्वेश्चन कैसा भी पूछे, मोर और लेस उनका जो आइडिया है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का, जो कोर आइडिया है, हैबरमास की जो पब्लिक स्फीयर की आइडिया है, वही हमें डिस्कस करनी है। उसमें फिर पार्टिसिपेटिव अप्रोच वगैरह हम उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। फाइन, तो ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड है, और जो कोर अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट की, वो अगर है तो हम किसी भी तरीके के कॉन्टेक्स्ट में उस क्वेश्चन को फिट करके लिख सकते हैं, चाहे फिर ये पब्लिक इशू वाला हो या फिर कुछ और भी कॉन्टेक्स्ट हो। इसमें डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का अगर हमारे कोर आइडिया क्लियर है तो कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, हम इसको आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, धर्मशास्त्र प्रेजेंट्स अ ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू। ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्टली धर्मशास्त्र से नहीं, लेकिन धर्मा पे क्वेश्चन पूछा है। धर्मा, करेक्ट, धर्मा की जो आइडिया है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में कैसे उसका इन्फ्लुएंस है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। बाकी अर्थशास्त्र से तो डेफिनेटली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, धर्मशास्त्र से एक्सप्लिसिटली अभी पूछा है क्वेश्चन। तो जो पॉलिटिकल आइडियाज फ्रॉम धर्मशास्त्र है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पहले भी ये बताया कि जो पॉलिटिकल आइडियाज, जो एंशियंट पॉलिटिकल थॉट्स है, पॉलिटिकल आइडियाज फ्रॉम दी अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले 2-3 साल में यूपीएससी ने कंटिन्यूसली बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट के ऊपर क्वेश्चन पूछा, उसके पहले अर्थशास्त्र के ऊपर क्वेश्चन पूछा था और अब धर्मशास्त्र के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो इससे आप समझने की कोशिश करो कि ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजिटिमेसी एड्स पॉजिटिव वैल्यू टू द पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड ऑब्लिगेशन। देखा जाए तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है, अथॉरिटी के ऊपर भी यूपीएससी काफी क्वेश्चन पूछता है। हमारा जो टॉपिक है पावर, हेजिमनी और लेजिटिमेसी, उस टॉपिक में लेजिटिमेसी और अथॉरिटी का जो कनेक्शन है, बेसिकली वही हमें बताना है कि किस तरीके से पॉलिटिकल अथॉरिटी और ऑब्लिगेशन में लेजिटिमेसी एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड करती है, ये हमें बताना है। फॉर एग्जांपल, जैसे लेजिटिमेसी क्या करता है, प्रोवाइड्स अ मोरल जस्टिफिकेशन, मतलब एनी अथॉरिटी if it is legitimate then it has the moral acceptance, moral justification, it has voluntary obligation also, because people by their own choice, by their own will, they tend to accept the authority and obligations of the political authority, be it a state, only and only when it is legitimate। अगर state legitimate हुआ है, अगर state legitimate है तो उसकी जो अथॉरिटी है वो बाय डिफॉल्ट लोग वॉलंटरीली एक्सेप्ट करते हैं और उसी स्टेट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मेंटेन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे तो जो डेमोक्रेटिकली फॉर्म गवर्नमेंट्स है उनमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन जो फॉर एग्जांपल तालिबान जैसे अफगान में कैप्चर किया, तो तालिबान की लेजिटिमेसी उतनी नहीं होगी लोगों के बीच में जितनी एक डेमोक्रेटिकली फॉर्म गवर्नमेंट की हो सकती थी। तो यही बेसिकली फोकस एरिया है इस क्वेश्चन का कि लेजिटिमेसी कैसे ऐड करती है। और इसके जैसे सेम क्वेश्चन, जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी, तो पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी के बीच क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी ने पूछा है। यहां पर भी देखो अथॉरिटी, अब अथॉरिटी की जब भी बात करते हैं मेनली पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल अथॉरिटी की ही बात करते हैं। तो जबकि यहां पर पॉलिटिकल अथॉरिटी एक्सप्लिसिटली मेंशन है, पहले ऑलरेडी अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन आया, तो अथॉरिटी और लेजिटिमेसी का क्या कनेक्शन है, ये ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, अगर लेजिटिमेसी नहीं रही तो पॉलिटिकल अथॉरिटी कैसे डिग्रेड होती है, इरोड होती है, इसका क्राइसिस के ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अगर पॉलिटिकल अथॉरिटी डिग्रेड हो रही है तो पॉलिटिकल अथॉरिटी को इंप्रूव करने के लिए, लेजिटिमेट करने के लिए क्या क्या टूल्स स्टेट्स यूज करते हैं, इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। और जो स्टेट है और जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसकी लेजिटिमेसी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या कंडीशन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन यूपीएससी ने 2014 में पूछा है। तो बेसिकली रिपीटेड ही क्वेश्चन है, रिपीटेड ही थीम है। अगर ये 3-4 जो क्वेश्चन है उनका आंसर भी अगर हमने देखा तो इसका आंसर हम आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। अब जो प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है ये कहीं ना कहीं प्लेटो का जो आइडियलिज्म है उसी का पार्ट है, प्लेटो का आइडियलिज्म का ही पार्ट है। प्लेटो का आइडियलिज्म में थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है और बाकी के और थ्योरीज है, तो सेम चीज है। यूपीएससी ऑलरेडी इसको पूछ चुकी है 20 मार्क्स के लिए, पहले भी यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। 2019 में यूपीएससी ने अरिस्टोटल का क्रिटिक जो है प्लेटोस आइडियलिज्म के ऊपर वो पूछा है, और मोरलेस सिमिलर ही कंटेंट इस वाले क्वेश्चन में आएगा, क्रिटिकली एग्जामिन Plato's theory of forms. Emmons Roy political thought highlight the humanistic aspects of Marxism discuss.
अब डिस्कस करना है एम एन रॉय का ह्यूमनिस्टिक जो एस्पेक्ट है मार्क्सिज्म में वो डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है, मार्क्सिस्ट एंड रेडिकल ह्यूमनिस्ट फेजेस ऑफ एम एन रॉय। एम एन रॉय का जो ओवरऑल पॉलिटिकल इवोल्यूशन था उसमें मार्क्सिस्ट और रेडिकल ह्यूमनिस्ट फेज जो था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में। सेम ही क्वेश्चन मोर और लेस रिपीट हुआ है। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो पीएसआईआर डेली मेंस आंसर राइटिंग थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली जो बैच है, बैच 2 जो है, एक बैच जो अगस्त 26 को चालू हुई थी, उसके बाद की जो नेक्स्ट बैच है वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। उसके फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। उसमें डेली 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, जिसका इवैल्यूएशन नहीं होगा, लेकिन हर वीक एक वीकली टेस्ट होगा, वीकली सेक्शनल टेस्ट होगा, प्लस आपको 4 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे जो इवैल्यूएट करके मिलेंगे। वीकली एक आंसर राइटिंग सेशन होगा जिसमें 3 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस होंगे लाइव आंसर राइटिंग सेशन में, जिसके थ्रू आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो और किस तरीके से हम आंसर्स लिख सकते हैं। उसी के साथ साथ मॉडल आंसर्स मिलेंगे वैल्यू एडिशन के साथ, कीवर्ड, स्कॉलर्स, अप्रोच, मेंटरशिप और डाउट सेशंस भी यहाँ पर होंगे। 1 to many जूम सेशंस यहाँ पर होंगे जिसमें आपके डाउट्स जो है प्रिपरेशन रिलेटेड वो क्लियर किए जाएंगे। और उसी के साथ साथ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू और वीकली और सेक्शनल टेस्ट के थ्रू जो पीवाईक्यूज आपके कवर किए जाएंगे वो 2013 से लेके 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज जो है वो कवर करने की कोशिश की जाएगी। और कुछ 2011-12 के भी पीवाईक्यूज जो इंपॉर्टेंट है वो भी कवर किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको टॉपिक वाइज सिनॉप्टिक नोट्स भी मिलेंगे पीएसआर के, जिससे आपको प्रिपरेशन को इफेक्टिवली करने में हेल्प भी होगा। और ये प्रोग्राम अक्टूबर 7 से स्टार्ट हो रहा है। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप civilsfront.testpress.in इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। 7 अक्टूबर को हम और एक इनिशिएटिव चालू कर रहे हैं जिसमें पीएसआईआर की पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस आपको मिलेगा। इस प्रोग्राम के फीचर्स ये हैं कि इसमें 1-to-1 मेंटरशिप, गाइडेंस एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। 1-to-1 मेंटरशिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेडिकेटेड टाइम एक कैंडिडेट को दिया जाएगा और उसके साथ उसकी जो भी क्वेरीज है, डाउट्स है वो डिस्कस करके उसका पास्ट जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करके अभी आगे के पेपर में कैसे वो बेटर कर सकता है, नेक्स्ट पेपर में कैसे बेस्ट कर सकता है, नेक्स्ट टेस्ट में कैसे बेस्ट कर सकता है, जो इनपुट्स है, कस्टमाइज फीडबैक्स और इनपुट्स वो उसको दिए जाएंगे। उसी के साथ साथ मार्क इंप्रूवमेंट टिप्स बताई जाएंगी कि क्या आपके आंसर में लैकुनास है, किस तरीके से आप उनको फुलफिल कर सकते हो, किस तरीके से आप एक एक मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करना, इंटरलिंक करना, थेरीज को, वैल्यू एडिशन, इस तरीके की सभी जो टिप्स है वो भी इस प्रोग्राम के अंदर 1-to-1 कस्टमाइज डिपेंडिंग ऑन दी लेवल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स वो बताई जाएंगी। इस प्रोग्राम का कोई कॉमन शेड्यूल नहीं होगा। इस प्रोग्राम में हर पर्सन की जो प्रिपरेशन लेवल है और पेस है उसके हिसाब से उनको पर्सनल टारगेट्स मिलेंगे पीएसआर प्रिपरेशन के, और वो आप कर रहे हो या नहीं इसका मॉनिटरिंग भी कंटिन्यूसली होता रहेगा। इस प्रोग्राम में आपका जो लाइव 1-to-1 डिस्कशन होगा वो लगभग जो 4 सेक्शनल टेस्ट होंगे और जो 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, इन 4 सेक्शनल और 2 फुल लेंथ टेस्ट का आपको लाइव इवैल्यूएशन और डिस्कशन मिलेगा। जो लाइव 1-to-1 सेशंस होंगे वो बेसिकली इन्हीं टेस्ट के होंगे और इन्हीं टेस्ट के डिस्कशंस के थ्रू ही आपको इनपुट्स देके, फीडबैक देके आपको बेटर आंसर राइटिंग के जो टिप्स है वो अगले टेस्ट के लिए दिए जाएंगे। फीडबैक और सजेशंस इस प्रोग्राम में आपको जो दिए जाएंगे वो आपकी जो प्रीवियस टेस्ट है, जो पहले जो टेस्ट आपने लिखी थी उसके बेसिस पर एनालिसिस करके दिए जाएंगे, ताकि नेक्स्ट टेस्ट में आप वो इंप्रूव करो और उसी अकॉर्डिंग आपको टिप्स और टारगेट्स दिए जाएंगे। 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम जो है आप जब भी ज्वाइन करो उसके बाद अगला जो मेंस है 2025 का, तब तक ये प्रोग्राम आपको एक्सेस रहेगा, वैलिड रहेगा। और इस प्रोग्राम में और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फ्री मिलेगी, वो जो डेली आंसर राइटिंग थ्रू पीवाईक्यू वाला जो प्रोग्राम है उसका फ्री एक्सेस भी इस प्रोग्राम के थ्रू मिल जाएगा। इस प्रोग्राम के बारे में किसी भी तरीके की डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको इस प्रोग्राम को अगर ज्वाइन करना है तो आप civilsfront.testpress.in इस पोर्टल पर जाके एनरोल कर सकते हैं। तो सेक्शन ए का एनालिसिस हमने कर लिया, सेक्शन बी का भी एनालिसिस करते हैं। सेक्शन बी में भी अगर आप देखोगे तो मोर और लेस वही थीम्स है। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, बेसिक कंसेप्ट है, पहले तो नहीं पूछा है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर अभी क्वेश्चन पूछा है। बेसिक कंसेप्ट है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है। बेसिकली प्रियम्बल के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से क्या क्या आइडियाज प्रियम्बल में ली गई और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या था, और प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस के ऊपर भी यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है। तो मोर और लेस ये भी नया क्वेश्चन नहीं है या नया टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो लीगल रेमेडीज इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें लीगल रेमेडीज क्या है
ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूपीएससी पूछ चुका है, सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 32, क्योंकि लीगल रेमेडीज जो है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 32। तो यूपीएससी ऑलरेडी सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 32 के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है 2013 में। उसके बाद लीगल रेमेडीज में जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लीगल रेमेडी, तो जुडिशियल रिव्यू के ऊपर भी यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछ चुका है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये भी 2020 में क्वेश्चन पूछा है, और अब इन तीनों को साथ में यूपीएससी ने लीगल रेमेडीज के नाम पे पूछ के ये तीनों इसमें लिखना है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। रेलेवेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ हाउस विदाउट एनी इफेक्टिव पावर, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल एक ऐसा हाउस है जिसका कोई इफेक्टिव पावर नहीं होता। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा, और अभी 2 साल बाद फिर से यूपीएससी उसी के रिलेवेंस के ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो रिलेवेंट है या नहीं, उसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। तो कोई इफेक्टिव पावर उसको है नहीं, ऐसा पहले क्वेश्चन पूछा, और आज वो डायरेक्ट बोल रहे कि वो रिलेवेंस है या नहीं, इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली वुमेन्स मूवमेंट का क्वेश्चन है, और एंटी अरेस्ट मूवमेंट मतलब जो बेसिकली ये इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में जो एंटी अरेस्ट मूवमेंट हुआ था, जिसमें बेसिकली जो अल्कोहल का जो सेल है उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं वुमेन्स ने जो मूवमेंट लाई थी, उसके ऊपर ये क्वेश्चन, तो वुमेन्स मूवमेंट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट इस तरीके के जो डायमेंशंस एक्सप्लोर करने के हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं यूपीएससी से, कि कहीं ना कहीं वुमेन्स मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट है, इस सब में यूपीएससी हमेशा थोड़े ना थोड़े नए डायमेंशंस एक्सप्लोर करेगा। एनवायरमेंट जैसे टॉपिक से, उसमें भी यूपीएससी नए डायमेंशंस एक्सप्लोर करने की डेफिनेटली कोशिश करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ फार डू यू एग्री दैट द डीपीएसपी आर मोर फंडामेंटल देन फंडामेंटल राइट इन मीटिंग द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एज मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का डिबेट कंटिन्यूअस चल रहा है, और ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का डिबेट ही है, कि यहाँ पे बता रहा है कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी किस तरीके से फंडामेंटल राइट से ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक जो जस्टिस है, प्रीएम्बल में जो बताया हुआ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है, उसको अचीव करने में डीपीएसपी का कितना ज़्यादा रोल है एज कंपेयर टू फंडामेंटल राइट, इसको वो कहीं ना कहीं पूछने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली फंडामेंटल और डीपीएसपी इन दोनों के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉन्सिलेशन करने के चक्कर में क्या क्या अमेंडमेंट्स और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आए हुए हैं, ये क्वेश्चन 2021 में यूपीएससी ने पूछा है, फिर 2019 और 20 में रिलेवेंस ऑफ डीपीएसपी पूछा है, और फिर सिग्निफिकेंस 2011 में पूछा गया था। तो मोरलेस सिमिलर चीजें है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों के बीच का जो डिबेट है उसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे डीपीएसपीज और भी ज्यादा रेलेवेंट है टू अचीव द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंश्योर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे एम्फेसिस करने की कोशिश की है इस क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। मैंने क्लास में भी डिस्कस करते वक्त बताया था कि जो कमीशंस जो है, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन है, नेशनल कमीशन ऑन एससीज एसटीज जो है, और नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, जो मोस्टली इन कमीशंस के फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आए हुए सभी कमीशंस अगर अच्छे से देखे और उनके फंक्शंस देखे, उनका वर्किंग देखा, तो मेनली आपको कोई भी क्वेश्चन में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। 2012 में और 2019 में रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ऑलरेडी पूछ चुका है, और उसी के जैसे सिमिलर पॉइंट्स फंक्शंस में और स्ट्रक्चर में हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करके पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीगेसी ऑफ द प्लानिंग कमीशन स्टिल हैज अ बियरिंग ऑन द इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसीज, डिस्कस। अब सिमिलर अप्रोच जो है, सिमिलर क्वेश्चन यूपीएससी ने पिछले साल जो 2023 में नीति आयोग के बारे में पूछा, कि नीति आयोग किस तरीके से प्लानिंग, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इंडिया में, उसमें किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, उसी तरीके से प्लानिंग कमीशन की किस तरीके से लीगेसी आज भी डेवलपमेंट पॉलिसीज को शेप करने में रोल प्ले करती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो मोर और लेस अगेन वो भी थीम सेम ही है, कि पहले प्लानिंग कमीशन था, लेकिन आज भी उसकी लीगेसी कैसी है, लीगेसी इन टर्म्स ऑफ नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग हैज रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, तो लीगेसी जो है नीति आयोग ने कुछ अमाउंट में कंटिन्यू की होगी। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ दलित स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश इगलिटरियनिज्म इन द इंडियन सोसाइटी। तो दलित स्ट्रगल जो है, दलित पर्सपेक्टिव टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये जो टॉपिक है, यही टॉपिक बेसिकली बार बार पूछा जा चुका है 2011 में, 2019 में और 2023 में भी, लास्ट ईयर भी ये टॉपिक पूछा गया। सेम ही थीम है, सेम ही चीजें, सेम ही कंटेंट हमें लिखना है। तो बेसिकली दलित मूवमेंट का एम और ऑब्जेक्टिव यही है कि दलित के साथ जो मार्जिनलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसको कहीं ना कहीं खत्म करके, उसको फिनिश करके सोशली खुद को कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं एट दी पार विद दी अदर कम्युनिटीज एट इक्वल लेवल, वही सारा मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव है। और वो
उसी पर्सपेक्टिव से और उसी ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रख के हमेशा यूपीएससी बार बार 2011, 19 और 23 में ये पूछ चुका है दलित पर्सपेक्टिव इंडियन नेशनल मूवमेंट का, और वही चीज अभी दोबारा से 2024 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लूप्रिंट ऑफ द ग्राम स्वराज इज द की टू अंडरस्टैंड द गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑन द प्लानिंग। अब जो इकोनॉमिक प्लानिंग वाला जो हमारा टॉपिक है आईजीपी में, उसमें गांधीयन और नेहरूयन पर्सपेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है। गांधीयन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2013 में और 2015 में 2 बार यूपीएससी ऑलरेडी गांधीयन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछ चुका है। और यहाँ भी ये जो ग्राम स्वराज वाला जो आइडिया है, दिस इज द कोर ऑफ द जो सेल्फ सफिशियंसी वाला जो आइडिया है, और विलेज इंडस्ट्रीज, सेल्फ सफिशियंसी, ग्राम स्वराज, यही आइडियाज है गांधीयन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव के। और इन्हीं आइडियाज के ऊपर यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है और अभी भी यूपीएससी क्वेश्चन इसी पर पूछ रहा है। क्रिटिकली असेस द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप इन द पॉलिसी मेकिंग 2014 में पूछा था, वही क्वेश्चन क्रिटिकली असेस करके पूछा है कि प्रेशर ग्रुप्स का डिसीजन मेकिंग में क्या रोल होता है गवर्नमेंट के। सेम क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। डिस्कस द रोल ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट इन शेपिंग द एनवायरमेंटल गवर्नेंस इन इंडिया। ये वाला भी क्वेश्चन रिपीटेड है और मैंने ये प्रेडिक्ट भी किया था। यहां पर आप देख सकते हो कि इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट का गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर क्या इंपैक्ट है, 2012 में क्वेश्चन पूछा है। और यहां पर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स का एनवायरमेंटल गवर्नेंस को शेप करने में क्या रोल है, सेम ही क्वेश्चन है। प्लस एट द सेम टाइम 2016 में भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू एनवायरमेंट ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये भी थोड़ा सा सेम ही थीम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो है एनवायरमेंट को, उसी से तो एनवायरमेंटल गवर्नेंस इंडिया में क्रिएट होगा, उसी के बेसिस पर, उसी के प्रोविजन के थ्रू ही एनवायरमेंटल गवर्नेंस इंडिया में क्रिएट होगा या हुआ है। तो ये भी थीम मोर और लेस सिमिलर है। उसके बाद ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसमें डिफरेंट पूछा है क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव डेप्रिवेशन की बात की है। बाकी इथनिक कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर यूपीएससी मल्टीपल टाइम्स 2022, 18, 14 में क्वेश्चन पूछ चुका है। इथनिक कॉन्फ्लिक्ट नॉर्थ ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में मोस्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और एट द सेम टाइम इथनिक कॉन्फ्लिक्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। और जो रिलेटिव डेप्रिवेशन है, ये किस तरीके से इथनिक कॉन्फ्लिक्ट होने का एक मेजर रीजन है, ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का, जो इजी है, बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। और जो लास्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा इन दी पंचायती राज सिस्टम इज द फोरम विच गिव्स एक्सप्रेशन टू द कलेक्टिव विजडम, एस्पिरेशंस एंड द विल ऑफ द पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर कलेक्टिव विजडम, एस्पिरेशंस, विल ऑफ द पीपल, इस तरीके के वर्ड्स ऐड करके यूपीएससी ने बहुत इस क्वेश्चन को अच्छा बनाया है देखा जाए तो। पहले भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, क्योंकि देखिए ग्राम सभा और पंचायती राज सिस्टम बेसिकली उसका पर्पस है कि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पर स्ट्रेंथन करना, डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रेंथन करना। तो जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रेंथन करने की प्रोसेस है, इसके ऊपर यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर मार्जिनलाइज सेक्शन, क्योंकि यहां पर आप देखोगे एस्पिरेशंस और विल ऑफ द पीपल, एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल मीट होने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो मार्जिनलाइज सेक्शन से उनका एम्पावरमेंट किस तरीके से पंचायती राज सिस्टम के थ्रू होगा, उसी से तो एस्पिरेशंस मीट होगी। तो ये वाला भी डायमेंशन कहीं ना कहीं पहले पूछा जा चुका है। डीपनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, कलेक्टिव विजडम और विल ऑफ द पीपल की बात हो रही है, तो विल ऑफ द पीपल इज ऑल अबाउट डीपनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। और फिर अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, पंचायती राज सिस्टम में अभी भी इतने सारे लिमिटेशन है इवन आफ्टर सो मेनी अचीवमेंट्स, तो किस तरीके से ये एक अनफुलफिल्ड ड्रीम रहा है, किस तरीके से अभी भी एस्पिरेशन जो है, जो एक्सपेक्टेशंस पंचायत राज सिस्टम से थे वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन एस्पिरेशन के ऊपर 2022 में पूछ चुका है यूपीएससी अनफुलफिल्ड ड्रीम्स के फॉर्मेट में, थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट में। और सिमिलर ही थीम अभी इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा 2-3 थीम्स एक साथ मिला के, स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनल सेक्शन ऑफ द पीपल और एस्पिरेशंस मीट करना लोगों के, इन 3-4 थीम्स को साथ में मिला के पंचायती राज कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी ने पूछा है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थीम है उनको अगर अच्छे से किया होता है तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता है। तो ओवरऑल एंटायर एनालिसिस के बाद, तो ओवरऑल पूरा एनालिसिस के बाद हमें यही समझ में आता है कि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड है, टॉपिक्स रिपीटेड है, थीम्स रिपीटेड है, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सभी थीम्स अच्छे से किए जाए तो सारे क्वेश्चंस इस पेपर से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना, उसकी डिमांड को समझना, ये बहुत ज्यादा जरूरी बन गया। और मोस्टली क्वेश्चन एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना, अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, इंटरलिंकेजेस कर सकते हैं, तो हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली हम डील कर सकते हैं।
पेपर 2 का भी एनालिसिस बहुत जल्दी करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पेपर 1 के एनालिसिस से आपने क्या समझा और किस तरीके से ये आपको प्रिपरेशन में हेल्प हो सकता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।